सन 2000 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई पाठ्य पुस्तकें और सन 2005 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई पाठ्य पुस्तकें, इन दोनों में अंतर देखा आपने सवालों को लेकर, और आपने ये देखा कि एक में यानी कि सन 2005 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई जो हिंदी की किताबें हैं उसमें बनिस्पत, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बनिस्पत ज्यादा सवाल ऐसे हैं जो कि तकनीकी किस्म के नहीं हैं अपेक्षाया, क्योंकि प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अपेक्षा। ये क्यों है ऐसा, कैसे हुआ ये ऐसा, इसके कारण और इसकी व्याख्या क्या है, इस पर तो हम बाद में जाएंगे या दूसरे हिस्से में जाएंगे। लेकिन एक सवाल और उभरता है कि क्या आप इसकी तफसील दे पाएंगे कि किस तरह के सवाल को आपने पाया कि ये सवाल नियंत्रित कर देने वाले सवाल हैं, और आपने सवालों के विश्लेषण के लिए जो कोटियों को अपनाया या डेवलप किया वह कोटियां क्या थी, और आपने कैसे पाया और कैसे कहा जा सकता है, किन शिक्षण शास्त्रीय आधारों पर कहा जा सकता है कि यह तकनीकी किस्म के अथवा या नियंत्रित कर देने वाले सवाल हैं। राघवेंद्र जी, मैंने जो काम किया उसमें सवालों की जो कोटियां मुझे मिली और या मैंने उनको नाम देने की कोशिश की, वो कोटियां जो हैं वो 5 किस्म की हैं। एक कोटि है जिसे मैंने कहा है कि ये तकनीकी सवाल है। तकनीकी सवाल जो है शिक्षा के उस समझ से निकल करके आती हैं जो ये हमें बताती है कि जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों की सोच को तकनीकी बना सकती है। तकनीकी का मतलब यह है जिसमें कोई चीज या किसी काम को करने का तरीका या तो सही होता है या गलत होता है, यानी बीच में कुछ नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। तो वहां से हम जो है जो सूचनाएं हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, बल्कि इसके कि हम अलग अलग जो विचार हैं और धारणाएं हैं उन पर काम करें और एक बहस का जो है मुद्दा बने स्कूल के अंदर, कक्षाओं के अंदर। तो वो एक कोटि हुई हमारे पास में जो टेक्निकल क्वेश्चंस की है। एक कोटि है जो अनुभव परक सवालों की है जो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, यानी कि मान लो हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि जब आप घर से स्कूल आते हैं तो आपको कैसा लगता है, तो ये हम कह रहे हैं कि वो उसके अनुभव की दुनिया जो है वो स्कूल में आ रही है और डिस्कशन का मुद्दा बन रही है, और इस तरह से कक्षा में अलग अलग जो विद्यार्थी हैं उनका ये अनुभव कि घर से लेकर स्कूल आने में उनके क्या क्या अनुभव रहते हैं वो सामने आए। तीसरी किस्म का जो सवाल है वो चिंतन परक सवाल है। चिंतन परक सवालों का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने ये पूछा कि आपका घर से लेकर स्कूल तक आने का अनुभव क्या है, ये एक अनुभव परक सवाल हो सकता है। लेकिन अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा बदल दें और इसका एक और कोटि में ले जाएं, इसको एक और हायर लेवल पर लेकर के जाएं, तो हम पूछ सकते हैं कि आपको जो अनुभव होते हैं स्कूल से लेकर के घर आने में और घर से लेकर स्कूल जाने में, अगर उन अनुभव में कोई आपको खतरा महसूस होता है तो बताइए कि क्या करना चाहिए सरकारों को, राज्य को क्या करना चाहिए, संस्थाओं को क्या करना चाहिए कि वो खतरे जो है बच्चों को महसूस ना हो। आइए हम इस पर बात करते हैं कि विद्यार्थी जो है अपने जनतांत्रिक सवालों को अपने अनुभवों से जोड़ करके देख सकें। तो अब हम चिंतन परक सवालों पर आ गए हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आप अनुभव से थोड़ा ऊपर जाएंगे, अब आप एक सॉल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं जहां पर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, यानी कि एक पूरा चक्र पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप विजुलाइज कर रहे हैं कि ये समस्या है, आप विजुलाइज कर रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो इस समस्या का ऐसा हल हो सकता है, और आपने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में उस सवाल उस हल को लगा के देखा और फिर उसके परिणामों पर भी आपने विचार किया और अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों के सामने उसे रखा। तो अब ये सवाल जो है वो चिंतन की कोटि का सवाल हो गया है ना, ये अब केवल अनुभव का सवाल जो है नहीं रह गया है। अब इसको अगर चौथी कोटि में ले जाएं हम सवालों की, तो वहां पर हमारे पास आता है कि क्रिटिकल क्वेश्चंस, यानी आलोचनात्मक सवाल। आलोचनात्मक सवाल का मतलब यह है जब हम सवालों के जरिए विद्यार्थियों को उस रास्ते पर डालते हैं जहां पर वो जो व्यापक ढांचे हैं
समाज के, दुनिया के, राजनीति के, पैसे के, उन ढांचों को समझने की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपसे ये कहा जा रहा है कि घर से लेकर स्कूल आने में आपके अनुभव क्या हैं, और फिर उसके बाद अगली कोटि में आपको डाला जा रहा है कि इससे चिंतन परक सवाल क्या पैदा हो सकते हैं, है ना? और फिर उससे हमको लग रहा है कि जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं वो हमको संभव नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि फुटपाथ जो है सेफ हों, हम चाहते हैं चौराहे सेफ हों, हम चाहते हैं कि बसें सुरक्षित हों, हम चाहते हैं कि उसमें जो कंडक्टर है, ड्राइवर हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग हो कि जो बच्चों से ठीक से बात कर सकें। और हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। हम कक्षा में विद्यार्थी अलग-अलग सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन उससे लग रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र, आपने बहुत महत्वपूर्ण कोटियों की बात की, जिससे ये समझने में मदद मिलता है कि सवाल ज्ञान के उत्पादन में कितने तरीके के हो सकते हैं। लेकिन विमर्श को हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सैद्धांतिक अवधारणात्मक से नीचे उतारकर उसका मूर्तन किया जा सके, मतलब उसकी देह को पहचाना जा सके, वो किस देह में उतरता है। जो 3-4 कोटियों की आपने बात की, तकनीकी सवालों की बात की, आपने अनुभव जनित सवालों की बात की, आपने चिंतनात्मक सवालों की बात की, और आपने आलोचनात्मक सवालों की बात की। तो ये इनको देह पहुंचाने के लिए कि इसको देह के तौर पर कैसे पहचाना जाए, आप अपने शोध से कोई दृष्टांत दें तो बहुत अच्छा रहेगा हमें समझने में कि वह दृष्टांत क्या है इन तमाम कोटियों पर जाते हुए। डॉक्टर राघवेंद्र, जो है अपने शोध से मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं और आपके जरिए, आपके यूट्यूब चैनल के जरिए आपके दर्शकों को देना चाहता हूं कि जैसे 2000 की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, उस समय पर जो एक किताबें बनी, उसमें एक पाठ था 5वीं कक्षा में, स्वार्थी दानव। एनसीईआरटी में स्वार्थी दानव, वो बहुत चर्चित कहानी है कि एक दानव है, उसके पास बहुत सुंदर बाग है, लेकिन उसने बहुत ऊंची दीवार कर रखी है और वो बच्चों को नहीं आने देता। और फिर ऐसा उस कहानी में बताया गया है कि बच्चों के ना आने से वहां बसंत नहीं आना जो है वो बंद कर देता है। और जब दानव को इस बात का एहसास होता है तो फिर वो दीवार को गिरा देता है। वो दीवार बच्चे खुद ही गिरा देते हैं एक दिन, और वो बच्चे जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ पर कहीं पर बसंत फूटा हुआ है। और दानव देखता है कि सब जगह है तो उजाड़ है, लेकिन इस पर बसंत क्यों है? तो वहां जाता है और देखता है तो एक बच्चा उस पेड़ पर बैठा हुआ है। तो उस बच्चे के आने की वजह से वो जो है वहां पर बसंत आया हुआ है। अब ये कहानी बड़ी खूबसूरत है अपने आप में, लेकिन जब इस पर सवाल पूछे गए हैं तो वो सवाल किस तरह के पूछे गए हैं। जैसे एक सवाल है कि बच्चों के खेलने से दानव के बगीचे में क्या रौनक आ गई थी। अब वहां वो सब जगह हरियाली हो गई, खिल गए, फूल खिल गए, पत्ते हरे हो गए। ये बच्चे डिस्क्राइब कर सकते हैं उस कहानी के हिसाब से। इसी में एक सवाल पूछा गया कि दानव के बगीचे में दोबारा बसंत आने का क्या कारण था। तो ये एक टेक्निकल किस्म का सवाल है कि वहां पर बच्चा आ गया था, उसकी टहनी पर बच्चा बैठा हुआ था, उसकी वजह से ये वसंत आया था। लेकिन इस कहानी में जो प्रतीकात्मकता है उसको इन प्रश्नों में कहीं नहीं खोला गया है ना। दूसरी बात यह है कि ये दानव जो है कौन है। दानव जो आपने जो जिसका प्रतीक गढ़ा है वो दानव कौन है। वो दानव कोई व्यक्ति है कि मान लो कि मेरा घर का आहता बड़ा है और मैं नहीं खेलने दे रहा तो मैं दानव हो गया, है ना। ये दानव कौन है? ये दानव नगर पंचायतें हैं, ये दानव जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ये दानव जो है राज्य है, ये दानव केंद्र सरकार है। कौन है ये दानव जो कि बच्चों के खेलने की जगहों को जो है वो कम से कम करते जा रहे हैं? ये दानव कौन है? तो अब अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो आपको प्रश्नों के जरिए विद्यार्थियों तक जो है पहुंचना होगा और विद्यार्थियों को फिर उन प्रश्नों तक पहुंचाना होगा कि अब आप इस पर जब अगर इसको
अनुभवपरक प्रश्नोत्तर जोड़ना चाहते हैं, तो आपको पूछना पड़ेगा कि आपके आस-पास खेलने की क्या व्यवस्था है ना? वो व्यवस्था कैसी है? क्या व्यवस्था सुरक्षित है? क्या उसमें सभी बच्चे खेल सकते हैं? फिर अगर आपको चिंतनपरक प्रश्नों पर पूछना होगा, तो फिर आपको पूछना होगा, उनको एंगेज करना होगा इस पर, ताकि उनके पास कुछ सॉल्यूशन होंगे इसके, कि क्या किया जा सकता है कि बच्चों के पास खेलने की जगहें हों, हँसने-मुस्कुराने की जगहें हों, एक जगह इकट्ठा होने की जगह हो, है ना? प्रकृति के साथ रूबरू होने की जगहें हों। तो वो क्या करें, उनके पास क्या सॉल्यूशन है? और फिर उससे आगे बढ़ कर के बच्चों की जो खेलने की जगह है, उनका जो खेलने का अधिकार है, खेलने से जुड़ा हुआ जो एक एक जो उनका आपस में मेल-मिलाप बनता है, जिसमें जाति की जो दीवारें हैं वो टूटती हैं, लैंगिक दीवारें हैं टूटती हैं, जिसमें रेशियल दीवारें टूटती हैं, धार्मिक दीवारें टूटती हैं और बच्चे खुश होते हैं, उनका स्वास्थ्य के साथ भी इसका जो है जुड़ाव हो सकता है। और अगर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ में अगर स्वास्थ्य का जो अधिकार है, अगर वो भी अगर अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो खेलने की जगहें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन वो खेलने की जगहें क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, हैं? तो अनुभव और फिर चिंतन की क्या कर सकते हैं कि खेलने की जगह उपलब्ध हों, और अगर ऐसा संभव नहीं हो रहा है, तो कौन-सी वो शक्तियाँ हैं, कौन से वो ढाँचे हैं, जो विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए खेलने की जगहों को संभव नहीं होने दे पा रहे हैं? क्या वो कैपिटलिज़्म है? क्या वो स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज़्म है? क्या वो स्टेट खुद ही कैपिटलिस्ट बन गया है, इसलिए है कि अब वो फ्री में किसी को नहीं खेलने के लिए जगह छोड़ना चाहता है, बल्कि हर जगह की फीस लेना चाहता है वो। तो इसका मतलब है कि इसके ज़रिए फिर आप देखेंगे कि एक नागरिक के तौर पर विद्यार्थी की क्या जगह है, बच्चों की क्या जगह है राज्य की निगाह में, और इन सवालों के ज़रिए राज्य के साथ एक नागरिक के तौर पर वो एंगेज हो सकता है।